नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज यूपी के लखीमपुर खीरी का दौरा किया। वहां पहुंचकर उन्होंने महिलाओं से मुलाकात की जिनकी पंचायत चुनाव में साड़ी खींचने की कोशिश हुई थी। प्रियंका ने यहां दोबारा चुनाव करवाने और दोषियों को सजा दिलवाने की मांग की है। प्रियंका गांधी आज सुबह सुबह लखीमपुर खीरी के सेमरा गांव में उन महिलाओं से मिलने पहुंच गईं जिनकी पंचायत चुनाव में साड़ी खींचने की कोशिश हुई और उन्हें नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया। ये उनका संवैधानिक हक था, उनका अधिकार था कि वो नामांकन पत्र अपना भरें, चुनाव लड़ें, और वो हक उनसे छीना गया है, वो अधिकार उनसे छीना गया है। नामांकन पत्र भरने के लिए गई। आप सोच सकते हैं कि उस समय उनको घेर के पीटा गया, उनकी साड़ी खींची गई, उनके कपड़े फाड़े गए। गांव में एक पेड़ के नीचे करीब आधे घंटे तक प्रियंका उन महिलाओं की तकलीफें सुनती रहीं। ब्लॉक प्रमुख पद की उम्मीदवार रितु सिंह ने बताया कि उनका बच्चा गोद में था। वो देखकर डर गया कि उनकी मां के साथ क्या हो रहा है। किसी ने सवाल किया कि यह महिलाएं समाजवादी पार्टी की हैं, वो उनके लिए क्यों आई हैं? तो प्रियंका ने कहा, मैं मिलने इसलिए आई हूँ, महिला है, मेरी बहन है, और मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि इस देश की एक एक महिला, उत्तर प्रदेश की एक एक महिला, पूरे भारत देश की एक एक महिला इनके साथ खड़ी है। ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन के दिन लखीमपुर में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रितु सिंह की नामांकन केंद्र के अंदर साड़ी खींची गई थी और उनसे मारपीट हुई थी। उनकी प्रस्तावक अनीता यादव की सड़क पर साड़ी खींचने की कोशिश हुई थी। उन्होंने कहा है, आप घबराओ मत, मेरी बहनों का अपमान हुआ है और मैं आपको न्याय दिलाएंगे। आप इससे खुश हैं? उम्मीद जगी है आपको? क्या लग रहा है? खुश हूँ। बाद में प्रियंका गांधी ने इस पे 2 ट्वीट कर लिखा कि लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले भाजपा के गुंडे कान खोलकर सुन ले। महिलाएं प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेंगी और उन पर अत्याचार करने वाली सरकार को शिकस्त देंगी। पंचायत चुनाव में भाजपा द्वारा की गई हिंसा की शिकार अपनी सभी बहनों, नागरिकों के न्याय के लिए मैं राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखूंगी। प्रियंका गांधी जब भी आती हैं ऐसे बुनियादी मुद्दों पे लड़ती हुई नजर आती हैं। कांग्रेस के लोगों में जोश भर जाती हैं, एक मोमेंटम बनता है, लेकिन वो टूट जाता है क्योंकि ये लगातार नहीं चल पाता है। अगर इसे कायम रखना है तो उन्हें शायद यहाँ और ज्यादा वक्त देना पड़ेगा। लखीमपुर खीरी में प्रतीक श्रीवास्तव और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और पंजाब में सिद्धू और कैप्टन की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों नेता कांग्रेस आलाकमान से भी मिल चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक दोनों नेताओं में सुलह नहीं हुई है। पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने भी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। हरीश रावत ने बयान दिया है कि कैप्टन आलाकमान का कहा मानेंगे। वहीं दूसरी ओर सिद्धू पंचकुला में कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ के घर पहुंचे। इसके अलावा सिद्धू आज चंडीगढ़ में कांग्रेस के विधायकों से भी मिले। इससे पहले कल कैप्टन ने चेतावनी भरे अंदाज में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने लिखा कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। साथ ही लिखा है कि पंजाब में आलाकमान दखल न दे वरना पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। एक बात बिल्कुल साफ है, दिन के उजाले की तरीके से साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो पहले एक महान बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, whatever decision will be taken by the Congress President, by the CP, that will be honored by me. I will abide by that. So he reiterated that statement today also. मैं आपसे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। चर्चाएं हमारे नेतृत्व के और पंजाब के नेतृत्व के बीच में चल रही हैं। उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो आज हमारे लिए कहना संभव नहीं है। जो भी होगा उससे कांग्रेस पंजाब में और मजबूत होकर निखर के आएगी। नहीं, सिद्धू जी का एक प्रस्ताव सिद्धू जी के बारे में लोगों ने रखा है। जैसे मैंने कहा, नेतृत्व उस पर हर चीज पर विचार करेगी और सामूहिक रूप से सब नेता आपस में बैठकर जो भी प्रस्ताव रखेंगे माननीय
कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने, फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट उस पर निर्णय लेंगी। और इस खबर पर लगातार नजर रखे हुए हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली। सीधा उनका रुख करते हैं। गजाली, जो सारे बयान हमने सुने, जो चीजें हम देख रहे हैं, चिट्ठी पत्री सब देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कैप्टन ने लिखा है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया सिद्धू को तो नुकसान होगा, आला कमान इसमें ना पड़े, लेकिन इतने वक्त से जो इनका ये चला आ रहा है, जो खींचतान जो चली आ रही है, शायद उससे अब तक अच्छा खासा नुकसान हो चुका है। जी, नुकसान तो बिल्कुल हो चुका है। और अगर नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बनाए भी जाते हैं, जो खबरें अभी तक आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि उनका प्रधान बनना तय है। लेकिन जो नुकसान खुद नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बयानबाजी करके किया है, उससे कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह आहत हैं। हालांकि उन्होंने जो हरीश रावत ने जो बयान दिया है मीटिंग के बाद, उन्होंने ये कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो सोनिया गांधी या जो अध्यक्ष हैं पार्टी की, उनके किसी भी फैसले पे उनके साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू के जो बयानबाजी ट्विटर पे रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल परिवार के सांठगांठ के आरोप लगाए हैं, उनको सिद्धू कैसे जस्टिफाई करेंगे 6 महीने बाद के चुनाव प्रचार में, वो भी देखना दिलचस्प होगा। दूसरी बात यह है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू के प्रधान बनने से पंजाब कांग्रेस के मसले खत्म हो जाते हैं या आगे और बढ़ेंगे, क्योंकि जो पार्टी के लीडर्स बता रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं, तो कई लोग कह रहे हैं कि इतने अध्यक्ष बनाने से कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह यही चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के पास फुल अथॉरिटी ना हो। और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनने से क्या होगा कि जो भी डिसीजन होंगे पार्टी के पंजाब यूनिट में, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के लोगों की भी या कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात भी वहां पर रखी जाएगी, या उनके मर्जी के हिसाब से ही वहां पर भी सारे फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल अभी भी सिर्फ सूत्र और पार्टी के लीडर बार बार ये इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं कि वो बनने वाले हैं, अनाउंसमेंट जल्दी होगी। लेकिन आज की मीटिंग बहुत अहम थी। आज की मीटिंग इसलिए अहम थी कि अमरिंदर सिंह ने अपने तरफ से लास्ट डिच एफर्ट जो कहते हैं, आखिरी कोशिश, वो एक पत्र के द्वारा अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उसी पत्र के जवाब में हरीश रावत को यहाँ भेजा गया उनको समझाने के लिए, और दोनों ही लीडर्स हरीश रावत और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, दोनों ही की तरफ से ये बयान आए हैं कि पार्टी अध्यक्ष की तरफ से जो भी फैसला किया जाएगा हम उनके साथ हैं। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू विधायकों, मंत्रियों और काफी नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। अपने पटियाला रेसिडेंस पे भी उनके साथ कई एमएलएज हैं, और उनके तरफ से भी कई फोटोज रिलीज की जा रही हैं कि वो कैसे मंत्रियों और विधायकों के साथ मिलकर, और उनके बॉडी लैंग्वेज से तो यही लग रहा है कि उनको हाईकमांड की तरफ से पूरी बैकिंग है कि आप प्रदेश में जाएं, लोगों से मिलें, और बहुत जल्द आपको अध्यक्ष बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद गजाली इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब देखते हैं कि बिल्कुल साफ तस्वीर कब उभर कर आती है कि आखिर हुआ क्या ये पेंच सुलझा या नहीं सुलझा। उधर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफे की पेशकश की है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई मुलाकात में उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफे की पेशकश के लिए उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए विस्तार में कर्नाटक से सांसद शोभा करांदलाजे को भी जगह दी गई है। बताया जा रहा है कि ये कर्नाटक में बदलाव की योजना के तहत ही हुआ था। शोभा करांदलाजे को येदियुरप्पा के सबसे भरोसेमंद राजनीतिक सहयोगियों में से एक माना जाता है। हरियाणा के सिरसा में किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। ये किसान अपने 5 साथियों की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। साथ ही ये उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। 11 जुलाई को डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा की गाड़ी पर हमला हुआ था, जिसके बाद 100 से ज्यादा लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा हुआ। इसके बाद इन 5 किसानों की गिरफ्तारी हुई थी। इसी के विरोध में आज किसान सिरसा में एसपी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। इसके बाद हिसार रेंज के आईजी ने एक प्रस्ताव भेजा है कि वो 20 किसानों से बात करेंगे। प्रियंका गांधी इस वक्त उत्तर प्रदेश में है, बात कर रही हैं, सुनते हैं। कार्यकर्ता पहुंचा सड़क पर आपने आंदोलन की, जिनको पीड़ा हो रही थी आपने उनके लिए आवाज उठाई। कोरोना के चलते सबसे ज्यादा राहत का कार्य कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किया।
कांग्रेस के नेताओं ने किया। चाहे दिल्ली से पैदल चलते हुए जो लोग अपने गांव की तरफ आए, उनके लिए राहत, खाना, उनके लिए मदद आप लोगों ने उनको देश के अन्य शहरों से घर पहुंचाने का काम भी किया। और गांव-गांव में, चाहे पहली लहर में चाहे दूसरी में, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता ही खड़ा रहा। उसने हिम्मत दिखाई, चाहे कोरोना के डर से रुकना नहीं, आगे बढ़े और आपने राहत का कार्य किया। इसी तरह से जितने भी मुद्दे उठे, आप सब आगे बढ़े। तो मैं सिर्फ ये कह सकती हूं आपको कि जनता के जो मुद्दे हैं, जनता का जो संघर्ष है, जनता की जो भावना है, उससे जुड़िए। जब आप उससे जुड़ेंगे, जब आप नए लोगों को अपने संगठन में लेकर पुराने लोग, वरिष्ठ नेता को साथ चलाकर काम करेंगे, तभी हम एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। आप सब अगर कांग्रेस के संगठन में उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा आई है तो आप लाए हैं। अगर संगठन आज दिख रहा है तो ये कार्य आपने किया है। अगर आप चर्चा में आए हैं, कांग्रेस चर्चा में आई है, तो ये कार्य भी आपने किया है। आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आज हर न्याय पंचायत में हमारा संगठन बना है। आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आज हर जिले में प्रशिक्षण के कार्य हो रहे हैं, जिसके बाद आप ग्राम पंचायत तक संगठन को बनाएंगे और कमेटियों का गठन करेंगे। और आपको सबसे बड़ी बात इस चीज पर आपको गर्व होना चाहिए कि जो संगठन बना है वो फर्जी और कागजी नहीं है। तो अगर आप इतनी बड़ी तादाद में आज यहाँ आए हैं, उसकी भी वजह यह है कि हम सब ने एक साथ काम किया है। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आज से चुनाव तक 24 घंटे काम करने का अपना लक्ष्य बनाइए। रुकिए मत, डरिए मत, आगे बढ़ना है, मजबूती से बढ़ना है और चुनाव को जीतना है। और ये सिर्फ और सिर्फ अच्छा, आपको चुनाव जीतना है? सुन लीजिए, लड़ने के लिए अनुशासन भी जरूरी है। तो सुन लीजिए, मैं इतना कहना चाहती हूँ आपको। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे प्रियंका गांधी को, जो अपने कार्यकर्ताओं से वहाँ पर बात कर रही हैं और कोरोना काल में जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काम किया, उसकी बात वो कर रही हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड और हरियाणा सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई है, लेकिन यूपी सरकार ने अब तक रोक पर कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांवड़िये गढ़मुक्तेश्वर पर उमड़ सकते हैं। वहां क्या हैं तैयारियां, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रविशरण शुक्ला ने। अभी कांवड़ यात्रा जो है वो उत्तराखंड सरकार ने रोक लगा दी, जो कि कांवड़िये जो हरिद्वार से गंगा जल भर के और फिर जो है वो चढ़ाते थे, जो शिव भक्त थे, हरिद्वार में रोक लग गई है। और उत्तराखंड सरकार ने कह दिया है कि कोई भी कांवड़िया
उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश नहीं करने पाएगा। हरियाणा सरकार की अगर हम बात करें तो कांवड़ यात्रा वहाँ पर भी हरियाणा सरकार ने भी अपने यहाँ पर रोक लगा दी है। कोविड को देखते हुए जो ये तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है उसके मद्देनज़र रोक लगाई है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक कांवड़ यात्रा पर रोक नहीं लगाई है। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार की तरफ से एक सुझाव दिया गया है कि गंगा जल का जो टैंकर है उसको जगह जगह पर पहुंचाया जाए और वहां पर लोग जो है टैंकर के ज़रिए वो गंगा जल भरें और उसके बाद में जो शिव भक्त हैं वो जाके शिव जी को चढ़ाएं। मैं इस वक्त गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पर हूं जो कि बहुत ही पौराणिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हरिद्वार में कांवड़ यात्रा पर जो अभी रोक लगी है ये लगी रहती है तो सबसे ज़्यादा जो कांवड़ लेकर लोग आएंगे वो इसी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पर आएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये गढ़मुक्तेश्वर का ब्रजघाट है, गंगा जी यहाँ से बहती हैं। सामान्य दिनों में भी तमाम सारे लोग यहाँ पर आते हैं। इसको मुक्ति धाम भी बोला जाता है और ये कहा जाता है कि गढ़मुक्तेश्वर यानी लोगों के जो आत्मा है उसको मुक्त करने के लिए इस जगह का नाम गढ़मुक्तेश्वर पड़ा था। तो पौराणिक तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कुरु की जो राजधानी थी वो हस्तिनापुर जो कही जाती है वो भी कहा जाता है कि पौराणिक तौर पर यहीं पर जो है वो हस्तिनापुर बसा हुआ था। तो एक बहुत ही धार्मिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है यहाँ पर और यही वजह है कि अभी तक कांवड़ यात्रा को लेकर कोई ना तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तो ये कह दिया गया कि हाँ कांवड़ यात्रा शुरू की जाएगी और कांवड़ यात्रा पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में तो इसी की वजह से अभी प्रशासनिक हलकों में बड़ी असमंजस की स्थिति है। हमने आज जब हापुड़ के डीएम और एसपी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी कोई बातचीत नहीं की। लेकिन जो गढ़मुक्तेश्वर जो ब्रजघाट है यहाँ के जो संचालक हैं हमारे साथ में वो इस पूरे कांवड़ यात्रा पर क्या उनका रुख है, उनका रुख जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं। गंगा आरती जो यहाँ पर होती है उसके जो संचालक हैं कपिल नागर जी हैं वो हमारे साथ में हैं। कपिल जी ये बताइए कि कांवड़ यात्रा जो है उत्तराखंड सरकार ने रोक लगा दी है, हरियाणा सरकार ने रोक लगा दी है, पूरा अभी सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है। ये आप लोगों की क्या राय है, क्या कांवड़ यात्रा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल, हमने तो मांग की है और माननीय योगी जी को भी हमने एक धन्यवाद पत्र भी दिया था और उसमें कुछ मांगे भी की थी कि कांवड़ यात्रा हो और तमाम पर्याप्त व्यवस्थाओं के साथ हो। जो यहाँ ब्रजघाट में अभी लॉकडाउन चल रहा है उसे अनलॉक किया जाए कांवड़ यात्रा के जो नाम। अनलॉक किस लिए किया जाए? अनलॉक इसलिए क्योंकि अभी शनिवार रविवार का लॉकडाउन है और 9 बजे 10 बजे के बाद का लॉकडाउन है रात्रि का। तो जो कांवड़ यात्रा चलती है वो एक तो 24 घंटे चलती है, रात्रि में ही जल उठा के कांवड़ भक्त निकलते हैं। और जो सोमवार में सबसे ज़्यादा जल चढ़ता है प्रत्येक सोमवार को सावन के, तो वो शुक्रवार और गुरुवार को यहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं। तो शनिवार रविवार को भी प्रॉपर भीड़ रहती है। अगर इतने सारे लोग, लाखों लोग यहाँ पर कांवड़ लेकर आ जाते हैं तो व्यवस्था संभालने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लोकल जो जितनी भी हमारी बॉडीज़ हैं, जो संस्थाएं हैं, उनकी अपना सहयोग रहता है। लेकिन सारा सहयोग जो मेले लगते हैं बड़े, वो इससे बड़े मेले लगते हैं। ज्येष्ठ का दशहरा का मेला है, वो भी लाखों लोग वहाँ पर आते हैं, उनके भी स्टे रहते हैं। मतलब उसकी सारी व्यवस्थाएं प्रशासन करता है। लेकिन अगर प्रशासन चाहेगा और एक कोविड के नियमों का पालन भी हो साथ साथ, और पार्किंग की व्यवस्थाओं में जो डीजे अंदर ना आए, सिर्फ कांवड़ी अंदर आएँ, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो सब जो पार्किंग में रहें, तो हो सकता है कि मतलब कांवड़ यात्रा सुगम रूप से चल सकती है। और साथ साथ जो है कोविड के नियमों का पालन भी जरूरी है। 10 दिन अभी बाकी रह गया है, तैयारी के नाम पे कुछ हो रहा है यहाँ पे? हाँ जी, तैयारी के नाम पर नगर पालिका के द्वारा बैरिकेडिंग की व्यवस्था तो कर दी गई है। नहीं, ये लाइटिंग की व्यवस्था कर दी गई है, जगह जगह पे काम शुरू कर दिया है। लेकिन बस आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने का इंतजार है। आदेश आते के साथ ही बहुत जल्दी ही और सुचारू रूप से काम किया जाएगा। और मेले तो जी बहुत, हमारे यहाँ महीने में 2 मेले अमावस्या और पूर्णिमा होते हैं। उसके अलावा बड़े मेले 2 होते हैं जिन पर 20-20, 15-15 लाख की संख्या इकट्ठी हो जाती है। तो वो मेले भी बहुत सुचारू रूप से किए जाते हैं। ये तो कांवड़ मेला तो छोटा मेला है, इतना ज़्यादा बड़ा मेला नहीं है जो नहीं किया जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। हरिद्वार अगर बंद रहेगा तो लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो कांवड़ लेकर आएंगे। ऐसे में संभालना जो है वो प्रशासन के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती होगा। यही वजह है कि क्या तैयारी है इस पर अभी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी बात नहीं करना चाहता है। गढ़मुक्तेश्वर से मोहम्मद मुरसलिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।
महाराष्ट्र के नासिक में मुस्लिम युवक और हिंदू युवती की आपसी और दोनों परिवारों की रजामंदी से शादी होनी थी, लेकिन शादी रद्द करनी पड़ी। वो भी इसलिए कि इस खबर के फैलते ही इस संबंध को लव जिहाद का नाम दे दिया गया। परिवारों को बेइंतहा परेशान किया गया। नासिक में रसिका और आसिफ की शादी का ये कार्ड इस कदर वायरल हुआ कि समाज के ठेकेदारों ने इसे लव जिहाद का नाम दे दिया। नतीजा 18 जुलाई को होने वाली दोनों की शादी रद्द हो गई, जबकि दोनों के परिवार एक दूसरे से परिचित हैं और शादी के लिए रजामंद भी। लोगों को ऐसा लगा कि ये लव जिहाद है। उन लोगों ने हमको फ़ोन किया, अलग अलग संगठनों ने फ़ोन किया कि भाई ये लव जिहाद है, आप ये शादी रद्द कर दो, ये शादी नहीं होनी चाहिए, या ये शादी के लिए जो भी 18 जुलाई को शादी होगी तो हम आंदोलन करेंगे। 28 साल की दिव्यांग लड़की रसिका और आसिफ एक ही इलाके में रहते हैं और पुराने परिचित हैं। दिव्यांग होने की वजह से रसिका की शादी नहीं हो पा रही थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए दोनों परिवारों ने मिलकर शादी की तारीख तय की। ये भी तय हुआ था कि दोनों में से कोई भी अपना धर्म नहीं बदलेगा। हमारी जो पत्रिका थी, अगर आप वो अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, अगर आप देखें तो उसमें साफ साफ लिखा है रसिका एंड आसिफ। तो रसिका का नाम क्लियरली है, रसिका ही है, रुखसार नहीं हुआ है वहाँ पे, और आसिफ का नाम आसिफ या आशीष नहीं हुआ है। तो ये किसी भी तरह का, ना रसिका का धर्म बदला गया है, ना मेरा धर्म बदला गया है। हम लोग बस प्यार करते थे, हमारा प्यार था, हमने फैमिली को बोला, फैमिली ने सपोर्ट किया। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा कैसे करेंगे? माँ बाप जब भी करते अच्छा ही करते हैं। अगर उसके डैड ने इतना बड़ा डिसीजन लिया तो कुछ सोच के लिया होगा। ऐसा नहीं कि 2 महीने में आया, उन्होंने मुझे देखा और शादी कर लिया। ये लव जिहाद का मामला था ही नहीं, और कुछ ज़रूरत ही नहीं थी लोगों को कि मतलब इतना ज़्यादा फैला दिया कि मतलब हमारी शादी की तैयारी भी हो गई थी। उस बीच हमको पता चला कि हमारी शादी कैंसिल हो रही है। बहुत बुरा लगा था हमको। प्यार को लव जिहाद नाम देने से डरे सहमे परिवार को आखिर महाराष्ट्र के विधायक बच्चू कडू का साथ मिला। अगर इस देश की एकता अखंडता कायम रखनी है और तिरंगा एक ही सर पर रखना है तो तुम्हें भविष्य में इस बात को समझना होगा। जब तक हम इसे समझेंगे नहीं, तब तक देश से जाति और धर्म का भेद कम नहीं होगा। समाज के कथित ठेकेदारों के दबाव से रसिका और आसिफ का विवाह समारोह भले ही रद्द हो गया, लेकिन दोनों की कोर्ट मैरिज पहले हो चुकी है। बेवजह हुए इस विवाद ने दोनों को दूर करने की बजाय और करीब ला दिया। नासिक से किशोर बेलसरे और मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सिंह, NDTV इंडिया के। केरल का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर 5 दिन के लिए खोल दिया गया है। मंदिर मासिक पूजा के लिए खोला गया है। हालांकि इस दौरान 5000 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे। भक्तों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद मंदिर अब 21 जुलाई तक के लिए खुला है।